तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फिंगचिंग सिटी में 4 हॉल कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है, जिसमें पहले तो फिंगजुन नाम के कल्टीवेटर ने अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, मगर फिर शिमू की सिस्टर यूहान ने उस बंदे को अपने थंडर की मदद से कोयले जैसा काला बनाकर हरा दिया। हालांकि बाद में वो टियानहाओ के सामने हार चुकी थी और फाइनल मुकाबले के लिए टियानहाओ शिमू को चैलेंज करता है। शिमू को पता था कि इस बंदे को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वही दूसरी तरफ जोंगशु भी अरीना में पहुंच चुकी थी, जिसे हुआ ने देख लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर शिमू और टियानहाओ के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका। यहाँ पर टियानहाओ ने अपनी स्पीयर की मदद से शिमू को काफी पीछे पुश कर दिया। साथ ही साथ वो बंदा अपनी स्पीयर को घुमाते हुए ब्लेजिंग फायर को समन कर शिमू पर अटैक कर देता है। तो शिमू ने भी अपनी सनमून सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर स्टोन स्लैश रिलीज कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। तब तक टियानहाओ अपना स्पीयर लेकर शिमू के काफी करीब पहुंच चुका था, मगर शिमू अपनी सोर्ड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लेता है और फिर इन दोनों में ऐसे ही मुसलसल क्लैशेस होने लगे। यहाँ पर शिमू टियानहाओ को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा था, जो देखते साथ ही हुआ को उस पर गुस्सा आने लगा। जो देख जियांग उससे पूछ रहा था कि भाई तुम अचानक से शिमू पर इतना क्यों भड़क गए, तो हुआ उसे बताने लगा कि उस दिन जोंगशु को जिस बंदे ने किडनैप किया था उसने भी शिमू जैसी ही ब्लेड टेक्निक का यूज किया था, जिस पर जियांग कह रहा था कि ये तो बस एक मामूली सी ब्लेड टेक्निक है, हमारे फिंगचिंग सिटी में इस टेक्निक को न जाने कितने ही लोगों ने मास्टर किया होगा। तो क्या तुम ये दावे के साथ कह सकते हो कि शिमू ने इस जोंगशु को अगवा किया था? जिस पर हुआ कह रहा था हाँ बिल्कुल, शिमू की सिर्फ ब्लेड टेक्निक ही नहीं बल्कि उसकी हर एक मोमेंट उस बंदे के साथ मेल खा रही, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिमू ने ही जोंगशु को अगवा करके हमारी वो फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जो सुनकर जियांग भी काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि शिमू की इस हरकत की वजह से हमारी जिन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। मगर हुआ ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि मसला काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मेरी वो और तुम्हारी जिन फैमिली दोनों की रेपुटेशन दाव पर लग जाएगी, इसीलिए हमें काफी सोच समझकर एक्शन लेना पड़ेगा। जिस पर जियांग कह रहा था अब तुम ही बताओ हम शिमू के साथ कैसे निपटे। मगर फिलहाल तो हुआ के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था और उसी वक्त उसे वेडिंग वाले दिन की बातें याद आने लगी। यूहान ने हुआ को रोकने की पूरी कोशिश की थी और यूहान के इंटरफेरेंस की वजह से ही वो किडनैपर जोंगशु को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो गया। जब हुआ को ये बात कंफर्म हुई कि यूहान भी शिमू के साथ मिली हुई थी, तब तो उस बंदे की मानो खून में ही आग लग गई। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शिमू आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तू मुझे उल्लू बनाए, तुझे क्या लगा तेरा पर्दा कभी फाश हो ही नहीं सकता। और उतने में वो जियांग से कहने लगा कि मेरे भाई अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है, आज तुम अपने भाई को सबके सामने जलील करोगे क्योंकि मेरे पास अब सारे सबूत आ चुके हैं। वहाँ पर यूहान के साथ जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि जोंगशु है। उसने तो बस एक वेल पहनकर अपना चेहरा छुपा लिया, मगर वो मेरी हुआ की आंखों में धूल नहीं झुक सकती। इधर शिमू टियानहाओ के साथ मुकाबला करने में काफी ज्यादा बिजी था। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि हुआ के सामने उसका सीक्रेट अब रिवील हो चुका। हुआ जियांग को बता रहा था कि जब तक शिमू टियानहाओ के साथ फाइट करने में बिजी है, तब तक हम उस जोंगशु को कैप्चर करके उसे सीधा हमारे एंसेस्टर के सामने पेश करेंगे। उस शिमू की वजह से अब जिन फैमिली की काफी ज्यादा बदनामी होगी, इसलिए एंसेस्टर उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम जिन फैमिली में अपना नाम दोबारा से बना सकते हो। फिर शिमू को वहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। इधर टियानहाओ ने शिमू पर अटैक करने के लिए अपनी स्पीयर को पॉइंट कर दिया था, तो उसे रोकने के लिए शिमू भी अपनी मून ब्लेड को निकाल लेता है। जैसे ही शिमू ने अपनी मून ब्लेड उसकी तरफ थ्रो की, वैसे ही वो बंदा अपनी स्पीयर की मदद से उस मून ब्लेड को रोकने लगा और फिर वो शिमू की मून ब्लेड के अटैक को काउंटर करते हुए उस ब्लेड को दोबारा से वापिस शिमू की तरफ लौटा देता है। इधर शिमू अपनी मून ब्लेड को कलेक्ट करने में बिजी था और उसी वक्त टियानहाओ ने अपना स्पीयर उसकी तरफ थ्रो कर दिया, जो कि शिमू की काफी पास से गुजर जाता है। यहाँ पर शिमू उसके हाथों घायल होने से बाल बाल बच गया था और फिर एक बार फिर से टियानहाओ ने अपने ब्लेजिंग फ्लेम स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए शिमू पर हमले करना शुरू कर दिए, जो देखकर मास्टर जू तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे कि टियानहाओ ने तो इस मुकाबले में अपनी जी जान लगा दी। ये लड़का जानता ही नहीं कि कभी इसने अपने अटैक को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। पता नहीं उसने क्या
क्या सोचकर शीमू पर ब्लेजिंग फ्लेम स्पीयर की फुल फोर्स से स्ट्राइक किया होगा। ऐसे तो शीमू बुरी तरह से घायल हो जाएगा। जिस पर कांघाई कह रही थी कि जहाँ तक मैं शीमू को जानता हूँ इतने आसानी से घुटनों पर नहीं आने वाला। और उनकी बात 100% सही थी, क्योंकि यहाँ पर शीमू ने टियानहाओ के फुल फोर्स के साथ की हुई स्ट्राइक को अपने सीने पर ही रोक लिया, जो देखते साथ ही 1 सेकंड के लिए टियानहाओ के मानो होश उड़ गए। और अब यहाँ पर शीमू उस पर हमले करते हुए कहने लगा कि अटैक करने की बारी अब मेरी है। इधर मास्टर फिंगचान तो शीमू पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि इस बंदे ने हमारे फिंग फैमिली के आयरन बॉडी टेक्निक को चुराया है, लेकिन मास्टर जू उसकी बात से अग्री नहीं थे। वो कह रहे थे कि मार्शल आर्ट में कई सारी बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाली टेक्निक्स हैं, तो मेरे ख्याल से शीमू ने उन्हीं में से किसी का यूज किया होगा। वो भला तुम्हारे फैमिली की टेक्निक को क्यों चुराएगा? इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना था कि कांघाई के पास एक रिफाइनमेंट बॉडी टेम्परिंग मेथड है। अगर कोई कल्टीवेटर उसे मास्टर कर ले तो उसे इनविंसिबल बनने से फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो एक सुप्रीम स्किल है जो कि एक कल्टीवेटर की फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी रैपिडली इंक्रीज कर सकती। जिस पर कांघाई जवाब देते हुए कहने लगे कि ना, अभी तक तो मैंने शीमू को वो टेक्निक नहीं सिखाई। दरअसल शीमू ने तो यहाँ पर बस बॉडी हार्डनिंग टेक्निक का यूज किया है, जो कि मास्टर फिंग की एंसेस्ट्रल सीक्रेट टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर मास्टर फिंगचान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कांघाई को क्या जवाब दे, इसलिए उसने फिलहाल के लिए खामोश रहना ही सही समझा। इधर वूटोंग शीमू के मुकाबले को देखकर दिल ही दिल में कहने लगा कि शीमू के पास तो काफी इम्प्रेसिव टेक्निक है। अगर मेरा बेटा हुआ इसका मुकाबला करने चला गया तो आसानी के साथ नहीं जीत पाएगा। मुझे कुछ भी करके कोई और तरीका ढूंढना होगा ताकि हमारी वो फैमिली की नाक कटने से बच जाए। इधर टियानहा और शीमू में जबरदस्त फाइट चल रही थी। इन दोनों ने एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दी, जो देखकर ही टियानहा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, मेरे भाई इस मुकाबले में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो क्यों ना आज इसी बहाने से मैं तुम्हें अपनी वांग फैमिली की ब्लड लाइन अवेकनिंग की पावर दिखाऊं। और फिर उसने बड़े ही जोश के साथ अपने स्पीयर को घुमाते हुए ब्लेजिंग फ्लेम स्पीयर टेक्निक की एक और मूव को एक्टिवेट कर दिया। उसे रेड लोटस ब्रेक कहा जाता था। यहाँ पर शीमू उसके अटैक को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर सोचने लगा कि टियानहा वाकई काफी ज्यादा खतरनाक है। अब तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, मुझे कुछ भी करके इस टेक्निक को यूज करना होगा। और फिर शीमू ने विंड स्लैश के छठे फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। वेल, शीमू की इस टेक्निक को आर्मर ब्रेक कहा जाता था, जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। और फिर शीमू का स्लैश और टियानहाओ का रेड लोटस आपस में टकरा गया, जिससे तो अरीना में काफी जबरदस्त एक्सप्लोजन्स होने लगे। साथ ही साथ इन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे अरीना में फैल रही थी। इस फिनोमेना को देखकर फिंगचान तो अपनी जगह से ही उठ गया। वो कह रहा था कि टियानहाओ की ब्लेजिंग फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसकी इस मूव को देखकर ही पता चल रहा कि वो बंदा एक्वायर्ड इनिशियल स्टेज पर पहुंचने वाला है। तो टियानहाओ की प्रोग्रेस को देखकर वो इम्प्रेस होकर मास्टर जू को अप्रिशिएट करने लगा। वो कह रहा था कि आपने तो एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को क्रिएट किया, लेकिन मास्टर जू एक ने एक दिल इंसान थे। वो कहते हैं कि टियानहाओ की स्किल का क्रेडिट मुझे नहीं जाता, बल्कि सारा कमाल तो वांग फैमिली की ब्लड लाइन का है। उनके वायलेंट फ्लेम ब्लड लाइन को कोई भी बीट नहीं कर सकता। अगर एक काबिल मास्टर की बात की जाए जो कि एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को बना सकता, तो वो सिर्फ कांघाई है। कांघाई ने शीमू जैसे बेहतरीन डिसाइपल को प्रोड्यूस किया, जो सुनते साथ ही कांघाई मास्टर जू का शुक्रिया अदा करने लगे। वही दूसरी तरफ वूटांग मास्टर जिन चेंग से कहने लगा कि शीमू ने टियानहाओ को तगड़ी टक्कर दी है। आज न कल ये बंदा आपकी जिन फैमिली की सारी ग्लोरी को चुरा लेगा। जिस पर जिनचेंग जवाब देते हुए कहने लगा कि 4 हॉल कॉन्टेस्ट इसलिए रखा जाता ताकि हमारे फेंगचिंग सिटी के टैलेंटेड यंग डिसाइपल को नर्चर होने का मौका मिल पाए। तो इस कॉन्टेस्ट में हार या जीत मायने नहीं रखती, ये तो बस यंग बच्चों का मुकाबला है, तो इसे हमने सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। पता नहीं क्यों आप इस मुकाबले को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे। जो सुनकर वूटोंग दिल ही दिल में कहने लगा कि हाँ, तेरे लिए ये सब बोलना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि शीमू तेरी जिन फैमिली से बिलोंग करता। 4 हॉल कॉन्टेस्ट में जो भी डिसाइपल शाइन करेगा उसकी फैमिली उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। वो फैमिली एक ऐसा डोमिनेंस क्रिएट करेगी जिसे फेंगचिंग सिटी में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। और उतने में उसका ध्यान हुआ पर गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका लड़का मुकाबला देखना छोड़कर एरिना में क्यों चला गया, यानी कि जरूर से हुआ ने कुछ नोटिस किया होगा। इसलिए वूटोंग भी जिनचेंग से कहने लगा कि मुझे काफी ज्यादा अनईजी फील हो रहा, मैं थोड़ी देर में रेस्ट रूम होके आता हूँ। और इतना कहते साथ ही वो बंदा भी वहाँ से रवाना हो गया। इधर शीमू और टियानहाओ एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे थे और इसमें इन दोनों को काफी ज्यादा मजा आने लगा। यहाँ पर शीमू उससे कह रहा था कि मेरे भाई इस मुकाबले में चाहे मेरी जीत हो या हार हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस इस फाइट को एंजॉय करना है। वहीं पर जोंगशू यूहान से कह रही थी कि ये मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा, मुझे तो लगा ही नहीं था कि टियानहाओ यंग मास्टर शीमू
को इतनी तगड़ी टक्कर दे पाएगा। जिस पर यूहान कह रही थी कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, बस थोड़ी देर रुक जाओ और फिर देखना मेरा भाई उस टियानहाओ की कैसी हालत करता है। बस थोड़ी देर के बाद टियानहाओ मेरे भाई के सामने रहम की भीख मांगेगा। मगर जोंगशु तो शिमू के लिए प्रे करने लगी। उसे पता था कि टियानहाओ काफी ज्यादा खतरनाक है और उतने में हुआ उनके पास पहुंच गया। यहाँ पर जुआन यूहान से कह रहा था कि तुमने कुछ ऐसी गलतियां करी है जिससे हमारी जिन फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। शायद तुम्हें हमारे लाड़ प्यार ने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया। जो सुनते साथ ही यूहान भी उस पर भड़क गई, लेकिन तभी हुआ उससे कह रहा था कि अरे जुआन की बातों पर तुम ज्यादा तवज्जो मत दो, वैसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है, तो क्यों ना तुम अपने दोस्त को लेकर हमारे साथ पवेलियन चलो, वहाँ से मुकाबले देखने का मजा ही कुछ और है। जिस पर यूहान जवाब देते हुए कहने लगी कि हमें तो यही से मुकाबला देखना अच्छा लग रहा, अगर तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही हो तो तुम अपने पवेलियन में वापिस लौट सकते। जो सुनते साथ ही जुआन तुरंत ही यूहान के जबरदस्ती करने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मगर यूहान ने उसका हाथ छटक दिया। वो कहने लगी कि पहला तो तुम लड़कियों के साथ तमीज से बात करना सीखो। जिसके बाद वो जोंगशु को लेकर वहाँ से जाने वाली थी और उतने में हुआ ने जोंगशु को आवाज दी। अपना नाम सुनते ही उस बंदी ने भी रिस्पॉन्स किया और यही उससे गलती हो गई, क्योंकि हुआ ने उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया था। साथ ही साथ इन दोनों बंदों ने उनका रास्ता रोक लिया। यहाँ पर हुआ जोंगशु को बता रहा था कि मैं जानता हूँ कि शिमू ने तुम्हें शादी के दिन भगाया था, तुम्हारा सारा खेल खत्म हो गया, इसलिए तुम्हें चुपचाप से मेरे साथ आना होगा, वरना तुम्हारी वजह से तुम्हारा प्यारा शिमू सबके सामने जलील होगा। साथ ही यहाँ पर वो जोंगशु का वेल हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर उतने में यूहान ने अपनी गोल्डन थंडर से उस बंदे पर हमला कर दिया। वो उससे कह रही थी कि अगर तुम्हें मेरी गोल्डन थंडर की पावर को टेस्ट करना है तो आगे आकर मेरा मुकाबला करो, अगर तुम्हारी हालत मैंने उस फेंगजुन से बदतर नहीं की तो मेरा नाम बदल देना। अब इन दोनों ने अपनी बहस की वजह से सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो हुआ जोंगशु से कहने लगा कि तुम्हारी वजह से आज हमारी फैमिली जलील होगी, अगर तुम इसकी पनिशमेंट लेना नहीं चाहती तो चुपचाप से मेरे साथ चलो। मगर यूहान ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर जोंगशु हुआ के साथ चली गई तो ये लोग उसे खत्म कर देंगे। अगर यहाँ पर मैंने और तमाशा खड़ा किया तो हो सकता है कि हुआ हमें यहाँ से जाने दे, इसलिए वो जानबूझकर सबके सामने जोर से कहने लगी कि ब्रदर हुआ, तुम तो बेवजह ही मेरी फ्रेंड को जलील कर रहे, ये तुम्हारे घर की सर्वेंट नहीं बल्कि हमारे घर की मेहमान है, इसलिए जल्दी से हमारा रास्ता छोड़ दो। जिस पर हुआ कह रहा था कि मैं जानता हूँ तूने तेरे भाई के साथ मिलकर इस बंदी को अगवा किया था, जल्दी से इसे हमारे हवाले कर दो और मैं तुझे माफ कर दूंगा। जिस पर यूहान कहने लगी कि तुम तो बेवजह ही हमारी जिन फैमिली पर इल्जाम लगा रहे, अगर हमारे एंसेस्टर को ये सारी बातें पता चली तो तुम्हारी फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। तो वो बंदा तुरंत ही अपनी सूंड को समन करते हुए यूहान से कहने लगा कि मैं खुद ही जाकर तुम्हारी जिन फैमिली के एंसेस्टर से बात करूंगा, मैं तुम्हारे एंसेस्टर से यू फैमिली के लिए जस्टिस की मांग करूंगा, इसलिए जाओ जाकर तुम्हारे एंसेस्टर को जो बताना है वो बता दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ये बंदी तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे साथ जाएगी। अब उसकी बातें सुनकर यूहान उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी, मगर वो अपनी विप से हुआ पर हमला कर पाई इससे पहले जुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कह रहा था हुआ तुम मेरी सिस्टर यूहान को हर्ट नहीं कर सकते, अगर जिन फैमिली को इसके बारे में पता चला तो जरूर से तुम्हें पनिश करेंगे, इसलिए जल्दी से इस जोंगशु को लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। अब यहाँ पर यूहान ने जोंगशु को भागने के लिए बता दिया था, लेकिन हुआ ने उस बंदी का हाथ पकड़ लिया। वो कह रहा था कि मेरी जान मेरे होते हुए तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और फिर हुआ उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। वो जोंगशु को बता रहा था कि अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर यूहान उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन जुआन ने उसका रास्ता रोक लिया, इसलिए अब यूहान और जोंगशु ने मिलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। जो सुनते साथ ही शिमो और टियानहाओ का ध्यान भी उनकी तरफ जा चुका था। टियानहाओ ने देखा कि जुआन तो यूहान पर काफी ज्यादा जबरदस्ती कर रहा, वहीं दूसरी तरफ जोंगशु भी हुआ के साथ जाते वक्त स्ट्रगल कर रही थी। जो देखते साथ ही शिमो ने सीधा हुआ के गले पर अपनी ब्लेड लगा दी। इधर जुआन भी यूहान पर हमला करने वाला था कि तभी टियानहाओ बीच में आ जाता है। वो बंदा तो यूहान के सामने एज अ प्रोटेक्टर खड़ा हो गया था। जो देखते साथ ही यूहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे पता था कि जुआन टियानहाओ से पंगे नहीं लेगा। वहीं दूसरी तरफ शिमो भी हुआ को धमका रहा था कि जल्दी से इस बंदी का हाथ छोड़ दो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें काफी ज्यादा रिग्रेट होगा। इधर टियानहाओ ने भी जाहिर कर दिया था कि कोई भी यूहान को हाथ नहीं लगाएगा। जो देख हुआ उससे कहने लगा कि ये हमारी वो फैमिली का पर्सनल मैटर है, इसमें तुम्हारी वांग फैमिली इंटरफेयर नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल शिमो ने वो फैमिली की दुल्हन को अगवा किया था और मैं तो बस हमारी दुल्हन को वापस ले जा रहा हूँ, तो हमारी इस फैमिली मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इधर शिमो को तो यकीन
यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी चोरी अब पकड़ी गई। वो कहने लगा कि पता नहीं तुम क्या क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, भला मैं तुम्हारी फैमिली की दुल्हन को अगवा क्यों करूंगा। जिस पर हुआ कह रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ तुम इतनी आसानी के साथ अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो क्यों ना इस बात की गवाही खुद जोंगशू दे दे। वो एक मामूली सा पर्दा लगाकर अपनी पहचान को छुपा नहीं सकती। जिसके बाद वो जोंगशू से कह रहा था कि जल्दी से अपना वेल हटाओ, मुझे तुम्हारी पहचान को कंफर्म करना है। अगर तुम हमारी वो फैमिली की जोंगशू हो तो तुम्हें बिना कुछ बोले हमारे साथ चलना होगा। अब हुआ की बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो जोंगशू से कह रहे थे कि अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो हुआ के सामने अपना वेल हटाकर अपनी पहचान को कंफर्म करो। अब देखते ही देखते एल्डर्स का ध्यान भी इनकी बहस पर आ चुका था। फिंगचन कहने लगा कि पता नहीं यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आज तक कभी भी 4 हॉल कॉन्टेस्ट को ऐसे बीच में छोड़ा नहीं गया था। मुझे ऐसा फील हो रहा कि यहाँ पर कुछ तो बड़ा पंगा जरूर हुआ। इधर जिन फैमिली का हेड जिनचेंग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो अपने छोटे भाई जिन्मू से कहता है कि अब हमने भी नीचे जाना चाहिए। जरा देखते हैं कि इस बार शीमो और यूहान ने मिलकर कौन सी नई मुसीबत को बुलावा भेजा। वहीं दूसरी तरफ शीमो और यूहान मिलकर जोंगशू को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और उतने में हुआ का फादर वुटोंग वहाँ पर पहुँच गया। वो अपने बेटे को डांटते हुए कहने लगा कि हुआ पता नहीं तुमने यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा क्यों किया, जल्दी से पीछे हट जाओ, तुम्हें शीमो के साथ फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं। और अब ऑडियंस को बताने लगा कि आजकल के बच्चों का अपने गुस्से पर जरा भी काबू नहीं रहता। इन्होंने एक मामूली सी बात पर ही इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। खैर ये लड़की जोंगशू हमारी वो फैमिली की दुल्हन है। इसके फादर ने हमारी फैमिली के साथ इसका रिश्ता तय किया था, मगर इन बच्चों की झगड़ों की वजह से हमारा फैमिली मैटर एक तमाशा बन गया। साथ ही साथ जोंगशू से कहने लगा कि अब तुम्हें घर आना पड़ेगा, वहीं जाकर हम इत्मीनान से इस सारे मसले को सुलझा देंगे। मगर दिल ही दिल में वुटोंग जोंगशू पर काफी ज्यादा गुस्सा था। अगर जोंगशू उसके साथ चली गई तो या तो उसे मार दिया जाएगा या फिर सीवियरली पनिश किया जाएगा। मगर यूहान उससे कह रही थी कि ना, जोंगशू आपकी वो फैमिली के पास नहीं आएगी। जिसके बाद जोंगशू को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। यूहान की इस हरकत से वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। साथ ही साथ वो फैमिली के सर्वेंट्स ने भी इनका रास्ता रोक लिया। इधर वुटोंग कह रहा था कि 4 हॉल कंपटीशन हमारी हर एक फैमिली के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यंग जीनियस परफॉर्म करते हैं ताकि उनका आने वाला फ्यूचर बेटर हो जाए, उनकी फैमिलीज ग्रो करे। लेकिन तुम दोनों की वजह से सारा कॉन्टेस्ट ही डिस्टर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पर तमाशा खड़ा करके तुम दोनों यहाँ से चुपचाप से नहीं जा सकती, तुम्हें हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर वुटोंग की बातों से अरीना में मौजूद हर एक बंदा राजी हो गया। वो कह रही थी हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पर मुकाबला देखने आए थे, ना कि कोई फैमिली ड्रामा। तुम दोनों की वजह से इस सारे मुकाबले डिस्टर्ब हो गए। इधर यूहान अपनी माइंड स्पेस का इस्तेमाल करते हुए शीमू से बात करने लगी। वो कह रही थी कि मैं ही जोंगशू को यहाँ लेकर आई थी ताकि वो मुकाबले को एंजॉय कर पाए। मुझे लगा था कि वेल के होते हुए कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, मगर यहाँ पर तो काफी बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। अब पता नहीं जोंगशू के साथ क्या होगा। हुआ ने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि वो हमारे एंसेस्टर के सामने इस मैटर को रखने वाला है ताकि हम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलकर वो फैमिली को जस्टिस मिल जाए। यहाँ पर शीमो ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ये सारी प्लानिंग इस तरह से चौपट हो जाएगी। जिस पर शीमो जवाब देते हुए कहने लगा कि अभी सारा प्रॉब्लम तो हो चुका है, इसलिए हमने फिलहाल इस मसले को हल कैसे करना है इस पर ही ध्यान देना चाहिए। रिग्रेट करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बस ये सोचो कि इस मसले को पीसफुली रिजॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे इन सब के साथ फाइट करके जोंगशू को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। मैं जोंगशू को किसी भी कीमत पर वो फैमिली के पास वापिस नहीं भेज सकता, वरना वो लोग उसे खत्म कर देंगे। और अब वहाँ पर जिन फैमिली के हेड भी पहुँच गए तो ये सभी लोग फटाफट से जिनचेंग को रिस्पेक्ट देने लगे। यहाँ पर जिनचेंग को कोई आइडिया नहीं थी कि शीमो और यूहान ने मिलकर जोंगशू को रिहा किया था। जिनचेंग वुटोंग से कह रहा था कि मेरे भाई तुमने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया, अगर तुम इंटरफेयर नहीं करते तो शायद इनकी लड़ाइयाँ और ज्यादा बढ़ जाती और इन बच्चों की वजह से हमारी दोनों फैमिलीज को सबके सामने जलील होना पड़ता। खैर अगर तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मेरी पूरी परमिशन है। मैं यहाँ पर पब्लिक के सामने कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता। वहीं पर यूहान अपने अंकल से कहने लगी कि प्लीज आप इस लड़की को इनके साथ मत भेजिए, इन्होंने जरूर से इस बंदी के खिलाफ प्लानिंग बनाई होगी। मगर जिनचेंग
फिंगचेंग तो उल्टा यूहान पर ही भड़क गया। वो कहने लगा कि मेरे ही लाड़ प्यार की वजह से तुम काफी ज्यादा बिगड़ चुकी हो। तुम्हें तो इतना भी समझ नहीं आता कि कब खामोश रहा जाए और कब बोला जाए। ऊपर से तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रही। अब यहाँ पर यूहान अपने अंकल को सारी सच्चाई बताने वाली थी, मगर उतने में जोंगशू ने उसे रोक लिया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से यूहान को कोई पनिशमेंट मिले। और अब जोंगशू आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि यहाँ का सारा मसला बस मेरी वजह से क्रिएट हुआ, तो इसे हल करने के लिए मेरा सबके सामने आना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो फैमिलीज के रिश्ते खराब हो जाए। वो फैमिली में जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ ये मैं सबके सामने एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और इतना कहते साथ ही जोंगशू ने अपनी वेल वाली हैट हटा दी। उसने सबको दिखा दिया था कि वही वो फैमिली की किडनैप की गई दुल्हन है, और हो सकता है कि जोंगशू वो फैमिली का असली चेहरा सबके सामने ला दे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।